सबसे पहले तो आप ये चीजें समझो जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। टेंथ वाले भी देखेंगे इसे, कभी आप इग्नोर कर लो। कोण या एंगल, ये जो एंगल है आपके सामने लिखा हुआ, यही मजबूर करता है कि जो लाइन है वो किस तरीके से जाएगी। 90 डिग्री का एंगल हमें ये बताता है, आप सब जानते हैं ये 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री को मैं अगर 91 कर दूं या 89 कर दूं तो इस लाइन में कोई ना कोई अंतर आएगा। 91 होने की स्थिति में ये इधर आ जाएगी, 89 होने की स्थिति में इधर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बात है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। 4 नॉन कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में ना हो। बात समझ में आई? ऐसे पॉइंट जो 4 हों एक ही लाइन में ना हो, उनको ज्वाइन करके जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर हम इसमें देखें एक चीज, ये एंगल हमें बताता है कि ये 90 से छोटा है ना। अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये भी हमें क्या बताता है, 90 से छोटा होना। 90 होता तो स्ट्रेट लाइन बन जाती, स्ट्रेट सी लाइन। ये देखो बताता है, देखो ये इस तरीके से अगर मैं करूँ ये 90 होगा, तो ये बताता है 90 से ज़्यादा, और ये भी कहीं ना कहीं 90 से ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ को मैं तुम्हें एंगल के सहारे समझाना चाहता हूँ। अगर मैं एक ऐसी शेप बनाऊं, देखो ऐसा करके, अभी आप उस तरीके से इसे देख नहीं पाओगे लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखो एक चीज, मैंने इसे बच्चों कहा है 80, ठीक है, और इसको मैंने कहा है 100, इसको मैंने कहा है 80 और इसको कहा है 100। ठीक है, अब हम इसमें ना एक चीज करने की कोशिश करते हैं। जब हम 80 को 90 करेंगे या 100 करेंगे तो ये जो लाइन है ना वो इधर शिफ्ट होगी, इधर आएगी, 100 पे और इधर आएगी। बात समझ में आएगी? और अगर मैं इसको क्या करने की कोशिश करूं, 90, सपोज करो मैं इसको 90 करता हूं यहां से, तो आप एकदम से देखोगे कि ये एंगल 110 का हो गया। हो जाएगा कि नहीं? अपने आप ही ये वाला जो एंगल है, क्योंकि 100 का ही यहाँ पे था और ये यहाँ पे बढ़ेगा, 110 का होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन ये मैंने जैसे ही 90 किया तो ये वाला एंगल बढ़ गया। एक और चीज़ आप देखो कि अगर ये यहाँ तक एक क्या था, एक माप थी, जैसे ही मैंने ये 90 किया और इसको यहाँ पे मिलाने का प्रयत्न किया, ये यहाँ पे तो नहीं मिलने वाला, ये ऐसे करके निकलेगा। अब ये लाइन आएगी यहाँ पे, तो ये लाइन मुझे बढ़ानी पड़ेगी। उस केस में आप क्या समझते हो कि जैसे एक एंगल के साथ छेड़छाड़ की है, भाई समझ रहा है, एक एंगल के साथ जैसे ही एक एंगल को छोटा बड़ा करने की कोशिश की, वैसे ही इन जो रेखाएं हैं उन पर फर्क पड़ गया। यानी जो ये जिस तरीके से रखी गई थी उस तरीके से रही नहीं। बात समझ में आ गई है? यानी किसी के भी साथ छेड़छाड़ करना, अगर आप लाइंस के साथ करोगे तो एंगल्स बिगड़ जाएंगे, एंगल्स के साथ करोगे तो लाइंस बिगड़ जाएंगी। बात समझ में आ गई है? अब आप एक और चीज देखो, मैंने ये बनाई है 10 की, 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और इसको मैं कहता हूं 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप रीजन सोचने की कोशिश करो कि ये 10 और ये 10 और ये 8 और ये 8 किस पैरामीटर पे आ सकते हैं, किस कारण ये 10 है तो ये भी 10 आया, और ये 8 है तो ये भी 8 आया। अब आप इसको ना समझने की कोशिश करो, इसमें हम डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें मैं शायद ऐसा हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में ना समझा पाऊँ, क्योंकि चाहता हूँ कि वो सारी आपकी बुद्धि में आ जाएं,
पर देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्योंकि एंगल और लाइन को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। अगर आप देखें ये 10 है और ये 10 है और ये 8। मैंने अभी अभी एक चीज का जिक्र किया है, ये मैंने 80 माना और इसको मैंने 90 कर दिया, तो ये लाइन कहां पे आ गई? यहां पे। तो 10 से क्या हो गया? 11 हो गया या 12 हो गया, यानी 10 से ज्यादा हो गया। और ये कितना रहा? ये 10 ही रहा। तो इसके अंदर आमने सामने की जो साइड है वो अनइक्वल हो गई। पहली बात तो ये बिगड़ गई। दूसरी बात, ये 80 था जब, तो ये कितना था? 100। और ये जैसे ही विशाल 90 हुआ, ये 100 रहा। एक चीज और बिगड़ गई, आमने सामने के एंगल्स, ठीक है। अनइक्वल तो पहले भी थे ना, ये 80 ही था बेटा, ये 100 था, ठीक है। ये 80 था, ये 80 था, आमने सामने के एंगल मैंने बराबर रखे थे। ये मैंने 90 किया तो वो तो बिगड़ना ही था। 90 के साथ में और 80 के साथ में आप एक चीज देख सकते हो कि आमने सामने के एंगल वो समान हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही बेटा हमने ये क्या किया, ये आप 90 पे लेके जाओगे तो आप कहीं ना कहीं पे देखोगे इसकी जो माप है और इसकी माप है वो भी चेंज होने की स्थिति में आएगी। इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल विजुअली आपको दिखाता हूं। मैं इसको 90 ना करके मैं इसको करता हूं 170। 170 ये कहीं ना कहीं पे यहां पे बैठेगा। 180 तो पूरा बैठ जाएगा। तो 170 होने की स्थिति में बच्चों ये क्या होगा? यहां पे आएगा। इस स्थिति में ये 8 है अगर, तो बेटा ये तो 8 नहीं है। आप विजुअली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इस स्थिति में ये पूरा का पूरा जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया था उस स्थिति में क्या हो गया? बिगड़ गया सारा। इसको हम सिंपली क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही हमने आमने सामने के एंगल्स को छेड़ा या आमने सामने की साइड्स को छेड़ा तो इसकी प्रॉपर्टीज उस वाले लेवल पर नहीं आई और ये वो रहा ही नहीं जो ये था। इसलिए जो एंगल्स हैं और जो साइड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और वो उन एंगल्स या साइड्स के कारण ही, एंगल्स साइड्स के कारण है और साइड्स एंगल्स के कारण है। बात समझ में आ गई? अब एक चीज जो कई बच्चों की समझ नहीं आती है उसको आप समझने की कोशिश करो। अपना ये बोर्ड ले लो और इसको हम बना रहे हैं यहां पे। ऐसा कुछ है, A B C D, ठीक है। इसको अभी भी हम 10 कह रहे हैं, इसको 8, इसको 10 और इसको 8, ठीक है। ये 10 है, ये 10 है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है और वो कहती है कि जो इनिशियल पॉइंट्स के बीच में दूरी होती है वही फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी होती है, तो वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। बात समझ में आ गई है? अगर आप देखो इसको डबल फोल्ड करके, हम हमेशा हमारी नज़र इसकी तरफ चलती है जो कि आसान है, लेकिन इसकी तरफ भी हमें पैरेलल दौड़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दो खड़ी लाइंस को देखें तो इसके इनिशियल पॉइंट्स ये हैं, या ये मान सकते हो कुछ भी आप, 2 पॉइंट्स ये, इनके बीच की दूरी कितनी है? और वो लगातार मेंटेन रही 10 तक ही ना। तो इसका मतलब ये वाली लाइंस भी क्या है? पैरेलल। आप 8 और 10 को 8 और 10 मत देखो, आप देखो कि ये कितना बड़ा काम कर रही हैं कि 2 पेयर हैं लाइंस के, एक पड़े हुए और एक 2 हैं खड़े हुए। अगर आप देखो दोनों पेयर्स एक ही डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। आप समझ रहे हो? ये बराबर हैं तभी तो ये बराबर आए। इस फिगर में स्पेशली अगर सपोज करो ये बराबर ना हो, मैं दिखाता हूं एक चीज। लक्ष्य अगर ये बराबर नहीं है, हम इसे 10 की जगह ले रहे हैं 8, तो बेटा ये क्या होगा? इस स्थिति में 8 नहीं रहेगा, वो कम या ज्यादा होगा, डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है। मैं इसको और विजुअली तुम्हें दिखा दूं, मैं इसको 8 ना करके मैं करता हूं 2, तो बेटा देखो ये कहां आ जाएगा?
ठीक है, तो किसी भी माप के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं पैरेलल लाइंस और इक्वल लाइंस का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2-3 क्राइटेरिया हैं, उन्हें बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करो आप। अगर किसी ने यह कहा है कि आमने सामने की लाइंस पैरेलल हैं, तो अंधे होके बताओ वो बराबर भी हैं, क्योंकि वो पैरेलल तभी हो सकती हैं जब बराबर हो, पहली चीज। अगर आपसे कहा है कि आमने सामने की लाइंस बराबर हैं, तो वो पैरेलल हैं, क्योंकि ये तभी संभव है जब वो पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वाला सिस्टम बदलेगा तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। चलो मैं समर दूसरे तरीके से दिखा देता हूं। मैंने ये पैरेलल रखी है क्योंकि ये 8-8 है, मैं इसको पैरेलल रखता ही नहीं हूं। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पे लेके आता हूं, कर दी। और एक और चीज देखो, मैंने ये 10 ही रखी है, यहां आ गई है सपोज, तो इस स्थिति में देखो ये यहां पे आएगी। तो इसको छेड़ने से इसके ऊपर ही फर्क पड़ गया। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको पहले बोर्ड पे दिखाया था, मैंने ये सिर्फ ये जो मैंने तिरछी की है, ये इनडायरेक्टली एंगल ही तो छेड़ा है। पहले बोर्ड पे मैंने क्या दिखाया, एंगल छेड़ के दिखाया आपको डायरेक्ट। ये मैंने टच ही वो किया है, तभी ये ऊपर नीचे हुआ। तो 2 चीजें तो आप समझ के चलो। अगर आमने सामने, कहते हैं आमने सामने की साइड्स बराबर है, पैरेलल है, और अगर पैरेलल दिया है तो वो बराबर है। अब एक चीजों की थर्ड पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करो, जिस पे मैं आना चाहता था। एक पेयर दोनों हैं, पैरेलल भी और इक्वल। ये किस स्थिति में संभव है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ी हुई जो लाइन है ना, ये वाली, इनको मैं क्या ले रहा हूं, पैरेलल भी ले रहा हूं और बराबर भी ले रहा हूं। ठीक है जी, मैंने लाइन खींची 10 की और नीचे भी खींची, मैंने ये वाली 10 की यहां पे खींची है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं होगी। ये ए बी खींचा मैंने और ये सी डी खींचा, ये 10 और ये भी 10 ही है। बस मजबूरी ये है इनमें, ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है, सॉरी पैरेलल है सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हमने मिलाया। वो विजुअली तुम्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा होगा, बट अगर हमने ये लिख रखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी पिक्चर बनी है। अब आप देखोगे, जब इसे नापोगे ना, आप जब इसे मापोगे तो ये बराबर निकलेंगे और ये पैरेलल भी निकलेंगे। कैसे, अब मैं बताता हूं। मैं इसको अब सीधा करता हूं रेक्टेंगल। ये 10, ये 10, ये ए बी, ये सी डी, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ए बी और ये सी डी। जब मैंने कहा कि ये पैरेलल है इसके, तो मैंने इसको एक बात को तो श्योर कर दिया, क्या, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी सेम है। तो अगर ये x है तो ये x रहना जरूरी है किस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए। आप समझ रहे हो? अगर बेटा ये और ये सेम दूरी पे है तो ये बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब आप खड़ी हुई लाइंस पे आ जाओ। अगर बेटा ये बराबर है ना, बराबर, अब आप इन दोनों के बीच की दूरी देखो। मैंने पहले ही कहा था कि ए बी और सी डी बराबर है। ए बी 10 है, सी डी 10 है, लेकिन आप देखोगे ए डी और बी सी का जो इनिशियल पॉइंट है ये 10 है और फाइनल पॉइंट ये भी 10 है। तो इनडायरेक्टली ये, डायरेक्टली ये क्या हो गया, ये और ये पैरेलल हो गए। ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इससे हम एक चीज समझ सकते हैं, मुझे पता है कि कई होंगे कोई उलझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप इससे सिर्फ एक चीज फैच आउट करने की कोशिश करो कि अगर एक पेयर पैरेलल है और इक्वल है तो वो भी वो पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ गई है इतनी? तीन चीजें हो गई हैं अब, या तो आमने सामने की साइड्स बराबर हो तो पैरेललोग्राम है, या आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो तो भी वो पैरेललोग्राम है, या एक पेयर पैरेलल है और इक्वल है
तो भी पैरेललोग्राम है। चौथी, आमने सामने के एंगल्स इक्वल हैं, अगर आमने सामने के एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो फिर पैरेलली आएंगे, वो उसके अलावा संभव भी नहीं है। अभी दिखाया मैंने टच करके, उसे टच करते ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। अब आप एक पिक्चर पे बहुत बड़े लेवल पर निगाह डालोगे, सारे बच्चे इस पिक्चर पे ध्यान देंगे। AB CD given L is ट्रांसवर्सल। ठीक है जी भाई साहब, L है हमारा ट्रांसवर्सल। और अब हम देखते हैं इनको कि क्या क्या चीजें ट्रांसवर्सल के कारण सामने आ गई। ट्रांसवर्सल के कारण एंगल्स का निर्माण हुआ, समझ रहे हो? ट्रांसवर्सल के कारण पहले दो लाइंस थी, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस थी दो, लेकिन जैसे ही ट्रांसवर्सल आई तो कुछ इंटरसेक्शंस पॉइंट बने। हम इसको कह देते हैं P और इसको कह देते हैं Q। ठीक है, और इस कारण 8 एंगल्स की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। 1 2 3 4 ये 8 एंगल्स बने। ठीक है, हम इनको नाम दें कुछ ऐसा ताकि ये चलो 1 2 3 4 5 6 7 ये एंगल्स के नाम हो गए। एक चीज करके दिखाऊं तुम्हें, अगर मैं 1 को और 5 को कंपेयर करूं विशाल, और 5 को ये ना करके इतना ले लूं, सपोज करो, इमेजिन करो कि 5 इतना होता तो ये लाइन ऐसे निकलती, निकलती समर। उस स्थिति में ये पैरेलल लाइंस होती ही नहीं, ये इंटरसेक्ट हो जाती। बेटा आप इससे समझो कि ये है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, और स्थिति कब होती है? जब वो लाइंस पैरेलल है। पैरेलल है और कोरस्पोंडिंग है, बराबर है। आप समझ में आ गई बात? अगर हम इन दोनों की इक्वालिटी के नियम पे कोई भी चीज गलत करते हैं यानी चेंज करते हैं तो पैरेलल वाली दशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, या इसको एक काम करो, 5 को यहां पे ना रह के ये यहां पे ले आओ, तो भी ये इस स्थिति में ऐसे करके आएगी। उस स्थिति में अगर मैं इसे इधर बढ़ाऊं तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कोई बच्चा अगर ड्राइंग का होगा तो वो तुरंत बता देगा कौन सा एंगल कहां कहां पे बना है। अब आप देखो, ये 2 लाइन्स ही तो थी, मैं तीसरी लाइन और खींचता हूं, चौथी और खींचता हूं। आप सारे बता दोगे सर ये वाला एंगल इसके जैसा लगता है, और ये वाला इसके जैसा, और ये वाला है ना, और सर ये वाला जो है ना, ये वाला ये इसके जैसा, ये वाला इसके जैसा, और ये इसके, और ये इसके, और ये नीचे वाले के, ये सारे कोरस्पोंडिंग है। ये तभी बराबर होते हैं जब पैरेलल लाइंस हो, या तब ये जब ये बराबर होते हैं जब पैरेलल होती हैं, जब पैरेलल होती हैं तो बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप इस वाली स्थिति में नजर डालो, ये वाली क्लियर हो गया मामला। अब आप एक स्थिति पे नजर डालो जो पैरेलल लाइंस के कारण ही होते हैं। बेटा ये वाला एंगल 3 और 6, अब मैं 6 को छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, बात समझ में आई? ये जो है मैंने छोटा किया तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। इस स्थिति में ये छोटा करते ही लाइंस की जो डेफिनेशन थे वो बदल गए। बात समझ रहे हो? जब पैरेलल लाइंस होती है ना बच्चों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ शेप बनता है। देखो ये एंगल इसके बराबर
और कुछ एक ऐसा बनेगा, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। और तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं, जेड, कई टीचर्स बताते हैं कि जेड से बच्चों को समझा दिया करो, तो ये बन जाता है ये और एक ये। बात समझ में आ गई? ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं जहां तक मैथमेटिक्स की बात है। तो दो एंगल क्लियर हो गए। तीसरी चीज हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट को बाद में देखेंगे, चलो छोड़ो, अभी हम पैरेलल लाइंस पे हैं। जब पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल उसे काटती हैं तो दो साइड बनती हैं, एक आपकी लेफ्ट साइड और एक आपकी राइट साइड। एक और चीज आप देखोगे, हम कुछ भी काम करें तो एक तो बाहरी चीज बनती है, एक आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर। अगर आप देखो इसमें तो ये 3, 5, 4, 6 ये इंटीरियर है और 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर है। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं अब मैं। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स 3 और 5 हैं, है ना, और ये 4 और 6 हैं। आप देखो जरा, 1, 3, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। अब आप देखो, अगर एंगल 3 x है तो एंगल 6 भी x है, और एंगल 5 अगर y है तो एंगल 4 भी y है, ठीक है। अगर हम 3 और 5 का सम करें, 3 और 5 यानी x प्लस y, और 4 और 6 का भी सम करें तो y और x। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो बच्चों, तो 3 और 4 पहले से ही 180 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बनता है। यानी अगर ये 3 है और ये 4 है, यानी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, और ये भी 5 कितना है y, और ये कितना है 6x, ये भी x, तो ये आपस में क्या 180 वाला सिस्टम रखते हैं। अगर बेटा 3 और 4 180 के बराबर है, 3 और 4 का वैल्यू कितना है, 3 और 4 का वैल्यू x प्लस वाई है, और 3 और 5 का वैल्यू भी देखा तो x प्लस वाई। तो अगर बच्चों 3 और 4 का वैल्यू 180 है तो 3 और 5 का भी 180 है। नहीं समझ में आया विशाल? मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं, अगर डेफिनेशन भूल भी जाओ ना तो जल्दी फटाफट ये वाली फिगर बनाओ और निकाल दो एक एंगल। जैसे ही तुम यहां पे रखोगे ना, अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेशन के तरीके से बता रहा हूं, अभी मैं आपको संख्या रख के बताऊंगा, संख्या से ये LKG का बनेगा सवाल सीधा, ठीक है। लेकिन डेफिनेशंस का हमें जरूरी है जानना। 3 और 5 का वैल्यू भी 180 आ गया, और अगर आप देखो 4 और 6 का वैल्यू भी, x प्लस वाई 4 और 6 भी बना रहे हैं, तो ये 180 का है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले, पानी पी लो या आराम करो घर जाके, ठीक है, वीडियो देख लेना जा। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, चाहे वो राइट साइड बने चाहे वो लेफ्ट साइड बने। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ गई? एक स्ट्रेट लाइन वाला मसला, लीनियर पेयर, ऊपर 1 और 2 का सम, नीचे 4 और 6 का सम, 5 और 6 का सम, 7 और 8 का सम। सिमिलरली 1 और 3 का सम, 2 और 4 का सम, 5 और 7 का सम, और 6 और 8 का सम 180। बात समझ में आ गई? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में पैरेलल वैरेलल की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी चीज ऐसे बनते हुए देखें तो ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। बात समझ में आ गई है? ये क्यों बराबर है इसको भी अभी मैं प्रूव करूंगा। इतनी चीजें क्लियर है? हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दूसरा को इंटीरियर एंगल्स, तीसरा हमारा हो गया लीनियर पेयर, चौथा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है? कौन कौन सा एंगल कहां कहां पे समझ में आ गया? बात इंटीरियर एंगल से, जो हमारे इंटरनल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होती है, वो समझने की यहां पे आती है। इसमें जब हम पैरेललोग्राम करते हैं तो ये वही चीज बनती है। इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में ये काम बहुत बड़े लेवल पर आती है। अब हम समझते हैं आगे की चीज,
इसको और थोड़ा हल्का करते हैं। नंबर 1 क्या है कि हमें नाम सहित पता हो कि ये एंगल कहाँ पे होता है। बात समझ में आ गई है? तो अगर आपको एंगल का नाम बता के पूछा जाता है कि ये इसका नाम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा फिर, ठीक है। देखते हैं भाई, AB और CD हैं पैरेलल आपस में। AB is parallel to CD and L is transversal। और ये यहाँ पे काटती है P पे और ये Q पे। एक एंगल को मैंने, ये जो एंगल है बच्चों, ये मुझे लगता है जैसे 60 हो, 60 मान लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन से सारा हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर ये 60 है तो ये 120, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 120, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 60। बात समझ में आ गई है? अब ये बात खुल गई है सारी। अब आपके पास में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपके पास में को इंटीरियर एंगल है, आपके पास में कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। कोरस्पोंडिंग के सहारे ये 60 हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग के सहारे ये 120 हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग के सहारे ये 120 और ये 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल के सहारे ये 120 60, ऑल्टरनेट के सहारे ये 120 है तो ये 120, ये 60 है तो ये 60, ठीक है। अब हम एक चीज और समझ के चलते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले एंगल। मान जा बस, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले एंगल अब तक हमने सिर्फ इंटीरियर पढ़े, लेकिन वो होते हैं एक्सटीरियर भी। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर हो, उनका सम देखो, वो भी कितना बनेगा? 180। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब अगर मैं फ्रेश तरीके से आपको कुछ बताऊं तो बच्चों, ये ट्रांसवर्सल, ये और ये भी 180, और ये भी 180। बात समझ में आ गई? ये लाइन सिर्फ ऐसी नहीं हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी आएगी, वो उस तरीके से भी आ सकती है। इसमें फिगर में कुछ आपको समझने वाली कुछ बात हो तो मुझे बता दो कि सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है। हाँ, मुझे लगता है कि कई बच्चों को जो लापरवाही बरती है, जिन्होंने 1.5 साल, उन्हें दिक्कत आ सकती है नाम में। लेकिन भैया कुछ नहीं है, जो जैसा आपको लगता है जहां पे, वही एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। कोरस्पोंडिंग का मतलब जो एक सा लगे, जिसको कोरस्पोंड करें हम। ये कतई भी इसके जैसा नहीं लगता। ये यहां पे आया लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के नीचे तो ये इस लाइन के नीचे, तीसरी लाइन होती यहां पे तो ये होता। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने बताया कि अगर मैं एस को देख लूं ऐसे को, और ये एक उल्टा, तो ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। बाकी स्ट्रेट लाइन का खेल है, स्ट्रेट लाइन और फिर एक्स का। इसमें पैरेलल वाला मुद्दा उठता ही नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, 4 एंगल का निर्माण होता है, लेफ्ट राइट बराबर, ऊपर नीचे वाला बराबर। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है? yes, या प्रॉब्लम है इसमें? no, नहीं है। चलो, हमने जो कल बात की थी वो प्रॉपर्टीज की थी। प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टीज समझी जा सकती हैं किससे? पहला तरीका है कि हम उसे बहुत तगड़े लेवल पर प्रैक्टिस करें। दूसरा तरीका है, अगर एक आध चीज भूल गए हैं तो वो हम, अगर हमारी नॉलेज है तो हम उसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि क्वाड्रिलेटरल, अगर आमने सामने की साइड्स बराबर इक्वल हों, पैरेलल हों, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम कई तरीके के हो सकते हैं। ये है रेक्टेंगल, ये है आपका स्क्वायर, ये है रोम्बस। आप समझ रहे हो? और एक हो जाता है ट्रेपेजियम, शायद ट्रेपेजियम होता है। एक काइट तो शायद उसमें नहीं आता, ट्रेपेजियम भी शायद बाहर ही रहता है, क्योंकि ट्रेपेजियम में हाँ एक पेयर होता है पैरेलल का, एक होता है नॉन पैरेलल का। ट्रेपेजियम को हम अलग से करेंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम के 3 क्या होते हैं? काइंड, 3 शॉट का ये होता है, तो इसको करेंगे। बेसिकली हम किसको देख रहे हैं? एक जनरल पैराग्राम होता है इस तरीके का, ठीक है।
तो ये चार चीज को तो हम देखेंगे। ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका ये पैरेललोग्राम पूरा, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये स्क्वायर और ये रोम्बस। ठीक है, देखें पैरेललोग्राम है, इसके हम डायगोनल बनाते हैं। देखो अगर मैं इस पे आऊं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के साइड्स बराबर होंगे। आमने सामने के इसकी साइड्स बराबर है। ये ए बी सी डी, कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता है। ये पता है मुझे कि आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों पे आऊँ, इस वाले ट्राइंगल पे आया और एक इस पे आया। ठीक है, मैंने ए बी डी लिया, ए बी डी, और एक लिया सी डी बी। तो मैं इसे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, जब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं ट्राइंगल पे, तो हम कई चीज़ें और इसकी जो भूल गए हैं उसको सिद्ध कर सकते हैं। मेरे बताने का तरीका, बताने का मतलब सिर्फ इससे है कि हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं इसकी, कि हम अगर एक दो चीज़ भूल गए हैं तो हम उसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल में जाऊं और आप भूल गए हो कि डायगोनल कैसे निकलता है, तो आप सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई से डायगोनल निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। और अगर हम इस वाले ट्राइंगल में जाएं तो ये क्या है? राइट ट्राइंगल। ये राइट है तो आराम से क्या निकल जाएगा? डायगोनल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज। समझ गए? अगर आप एक चीज देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर आप लो, या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आप लो, तो इसमें भी आपको कई चीजें ऐसी मिलेंगी जो कॉमन आएंगे और बराबर पहले से ही आपको पता होगा। तो उन चीज से हम सीपीसीटी की तरफ देख सकते हैं कि क्या क्या और बराबर हो सकता है। तो पहला मुद्दा है थोड़ा सा याद करना। याद करना मतलब मैं पूरा नहीं कहूंगा, इसे मैं इसका नाम दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना। ठीक है। दूसरा होगा नॉलेज के हिसाब से प्रूव करना। अगर आप दोनों में इंटरेस्टेड हो तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल वाला जो मुद्दा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप देखोगे ए बी सी डी, अगर ये एक डायगोनल इसमें बना दिया जाए तो दो ट्राइंगल बनेंगे, 1 2। ठीक है। अगर हम एक और चीज देखें इसमें, दो ट्राइंगल में और ये रेक्टेंगल में इसे कहूं, तो बच्चों एक बात बताओ, ये किसके बराबर? इसके। ये इसके बराबर और ये कॉमन। तो ये ट्रिपल एस से ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 क्या हो गए? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का एक डायगोनल उसे दो ट्राइंगल में विभाजित करता है, जिसके जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये चीजें आपके सारे डिपेंड करेंगे कि आप कितना नॉलेज लेते हो किताब से या इधर उधर के रिसोर्सेज से। ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर में कल अंतर बता ही दिया गया था। रोम्बस और स्क्वायर में एक ही अंतर है, या दूसरा कह सकते हैं उसका डायगोनल्स का। इसमें जो डायगोनल है ना वो बराबर होते हैं, इसके डायगोनल आपको बराबर नहीं मिलेंगे। एक छोटा मिलेगा, एक बड़ा मिलेगा, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है, काटते हैं 90 डिग्री पे ही और बाइसेक्ट करते हैं। दोनों आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये वाले चारों पार्ट बराबर आएंगे?
ये वाले दो दो पार्ट बराबर आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही अंतर होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर आपको याद रखना है। ट्रेपेजियम और काइट की बात हम दूसरी क्लास में लगा लेंगे, क्योंकि पहले चार ये जो शेप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। रेक्टेंगल में एक ही कहानी होती है, ये वाली। अगर सिंपल पैराग्राम और रेक्टेंगल को देखें हम, तो आपको ये वाला और ये वाला ही अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। रेक्टेंगल में भी प्रॉपर्टी सारी सारी वही होती हैं, और इसके जो डायगोनल हैं वो भी बराबर ही होते हैं। अगर एक और चीज हम देखें, इसको और इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की साइड इसमें बराबर है और पैरेलल भी है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसको हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो पेयर्स होते हैं लाइंस के, लेकिन दोनों आपस में बराबर होते हैं डिफरेंट तरीके से। ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। इसमें ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, एट द सेम टाइम ये और ये भी बराबर होंगे। बात समझ में आ गई है? इसमें चारों साइड बराबर हो जाती हैं, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे अगर हम ये कहें कि आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, तो बच्चों ये इसमें भी होती हैं, ठीक है। एक सवाल हमारी 9th में या 10th में है कि उसको हम क्या प्रूव करते हैं, रेक्टेंगल, लेकिन वो बाद में जाके बनता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल में बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई है इतनी? अगर इसमें किसी को दिक्कत है, सबसे पहले तो मुझे ये वाला शेप आपका पूरा चाहिए, इसमें आपको सब कुछ पता हो। अब मैं इसी शेप, उस शेप पे आधारित इसको मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट में आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप इसका रूप देखोगे, ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब ये पैराग्राम में आता है तो बड़ा डिफिकल्ट सा। लेकिन मैं आपको ना इसको काट के बता देता हूं। हो गया वही? ये वही का वही है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखो। इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है जी। अगर आप देखो तो ये क्या था, ट्रांसवर्सल, ये तो था, तो ये वाला और ये वाला इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब कई बार ये आता है, तो ये और ये इसके बराबर, एक वर्टिकली है ना, और ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली, और जब हम स्ट्रेट लाइन ये वाला पे आएंगे तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो घूम फिर के कहानी वहीं पे आ जाती है, घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी पैरेलल लाइंस पे। तो ये पैरेलल लाइंस को ठीक करना और आराम से इसकी नॉलेज प्राप्त करना बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विशाल कुछ ऐसा है जो हम समझा सकते हैं इन बच्चों को? कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया सबको पता होना चाहिए, SAS, SSS, ASA और RHS, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल इनके बिना खराब है, पता नहीं चल पाएगा कि कब क्या होगा, क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंसी के क्वाड्रिलेटरल को करना होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ मुझे समझानी है तुम्हें, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल वाली, ABC। जैसे हम एक लाइन को बढ़ा दें तो एक एक्सटीरियर एंगल का निर्माण होता है। वो एंगल अपने से, अपना जो पार्ट होता है ना, उसके अपोजिट एंगल का सम होता है। 1, 2, 3 और ये 4, तो एंगल 4 होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, ये ऐसे बढ़ सकता है, ये इस तरीके से बढ़ के मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, अब ये किसी भी तरीके से मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमारा ध्यान एक्सटीरियर एंगल की तरफ जाता नहीं है, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो कई सवाल ऐसे आते हैं एक्सटीरियर एंगल पे आधारित, ठीक है। बात इतनी क्लियर है? यस सर। जिस पे मोबाइल है,
वो करता ही है यूज। मैं फिर भी एक स्टेटस पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है, कॉपी करके और उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आपका रोम्बस, ट्रेपेजियम की डेफिनेशंस कुछ आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगे, और जिस पे नहीं है वो उसके लिए किताब है, ठीक है। उन्हें देख लेना, उन्हें लिख लेना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं 10th की। बात ना करे बस कुछ, कोई भी बच्चा। एक तो हमें करनी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हम करेंगे एपी की, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनता है ए इससे बनता है, यानी इसमें जो कोएफिशिएंट है ए है, एक्स का बी है और ये सी कांस्टेंट है। क्या है ये हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बात की है, सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ फैक्टर के ऊपर बात करूंगा अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन किस किस पे नहीं आता वो हाथ खड़े करो। इसके कहानी किस्सा खत्म करते हैं। फैक्टराइजेशन आता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नाइन्थ की भी बात कर रहा हूँ मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम इसका फैक्टर्स निकालें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे आसान होता है। अगर मैं इसको लिखूं 5x प्लस, यहाँ पे कैसे कैसे बन सकता है, 10 ले लें, और हंसी आ रही है किसी को, 27x। कैसे हंसी आ रही है किसी को? ये है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 10। नियम है सीधा सीधा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म विल बी मल्टीप्लाइड, द प्रोडक्ट विल कम 50। 50 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 27 आ जाए वो करने हैं। 25 और दूनी 50 होते हैं, तो 25x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, ठीक है जी भाई साहब। पहली दो टर्म्स में हमें क्या लेना है, कॉमन देखते हैं 5x, x प्लस 5, यहाँ से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन आ गया, जब x प्लस 5 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से 5x, यहाँ से 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का मतलब -5, 5x का मतलब -2, 1x का मतलब -2/5। दो तीन चीज़ें जो 10 से भी हैं 9 से भी हैं, यहाँ पे समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं भाई हम तुम्हारे वाली किताब में। ये x का वैल्यू ही, वेरिएबल का वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। रूट और 0, बात समझ में आ गई? सॉल्यूशंस, रूट्स और जीरोस, यही वैल्यूज होते हैं, यही सॉल्यूशंस हैं, यही रूट्स हैं और यही जीरोस हैं। इसकी तरफ देखो आप, अगर किसी ने कहा है कि 0 5 है, -5, तो उसका मतलब फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 5। किसने कहा रूट 5 है माइनस का, तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 5। बात समझ में आ गई? x प्लस 5 और ये 2x प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा तो 0 आएगा। अगर आप एक ऐसी संख्या देखें जिसके 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, आप समझ रहे हो, सपोज करो मैं एक संख्या ले लेता हूं, हमने ले ली 30। 2 फैक्टर्स इन द सेंस, एक तो सबका होता है और एक
वही संख्या होती है अपना फैक्टर, यानी 1 और 30 को अगर मैं इग्नोर करूं तो ये किस किस से कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये तो अभी छोड़ो। 6 ले लेता हूँ, 6 छोटी संख्या ले लेते हैं। 6 का जो फैक्टर है वो 1 और 6 को इग्नोर कर दिया जाए तो 2 और 3 निकलेगा, है ना, इसके भी 3 हो जाएंगे। तो हम क्या ले लें, 5 ले लें, चलो 5 ही ले लो फिर, एक ऐसी संख्या ले लो, मैं सोच रहा हूँ कि जिसके 2 निकले, सिर्फ 5 ले लेते हैं। 5 का फैक्टर 1 है, 5 है, तो जब 2 ही फैक्टर हों तो जब हम पहले फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, और जब दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो पहला फैक्टर जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यानी अगर मैं x + 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 5x + 2, और जब 5x + 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा x + 5, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही फैक्टर रखता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की है किसकी, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन बताएगा? x का वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है बोलते जाओ, माइनस b प्लस माइनस, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अगर हमें जीरोज पता करने हो कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, और d होता है b² माइनस 4ac। तो अगर d 0 आए, माइनस में आए और प्लस में आए तो चीजें कुछ बनती हैं। 0 आएगा तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, माइनस में आएगा नो रूट, यानी कोई भी वैल्यू हम निकालने के लायक बचेंगे नहीं, और इसमें डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट्स आएंगे। ये चीजें इसमें हमने की हैं। बात लैंग्वेज की आती है तो लैंग्वेज को आपको बार बार कई तरीके के सवालों को पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उम्र के सवाल, स्पीड के सवाल और आपके स्ट्रीम वाले जो नाव वगैरह के सवाल हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप देखना ढंग से। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कुछ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छा रूट में नहीं है, रूट में तो वहां पे है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। d जब b² - 4ac निकालना है, रूट वाला सिस्टम समझ लो। b² - 4ac अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे नजर डालूं तो क्या है, रूट में है, रूट में है। तो यहां से अगर नेगेटिव वैल्यू जाएगी वहां तो फिर वो पॉजिटिव छोड़ दे, कुछ आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे b² - 4ac की जगह -4 आ गया तो -4 को 10वीं के लेवल पे हम बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है। 4 को निकाल सकते हैं 2 के रूप में, लेकिन -4 को हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए क्या लिखा है, नो रियल रूट्स, नो रूट्स है। 0 को निकाल सकते हैं, 0 आ जाएगा, प्लस वाले को भी निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को नहीं निकाल सकते। क्या बात कर रहा था मैं, लैंग्वेज वाला है ना। हाँ, एक और चीज भाई समर, जिसमें दिक्कत आ रही है एक सवाल में, एक चौक लेके आओ भाई जल्दी से वक्त पे। वो सवाल मुझे बोल दो जरा, जो टेस्ट का पहला ही सवाल है। हाँ, हाँ जी बोलो। 1/- माइनस 11/30 गया है क्या कोई, कौन, समर। देखो भाई, सबसे पहले तो हम
इसको एक लाइन में लिख लें, यानी ये फ्रैक्शन में आ रहा है 2 लाइन्स में। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि इसका फ्रैक्शन हम खत्म करें सबसे पहले। उसके लिए हम, क्योंकि माइनस प्लस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये तो प्लस माइनस में तो हमें फिर छोटे बच्चों की तरीके से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम, अगर एलसीएम नहीं लिया जाता किसी पे, सपोज करो किसी पे एलसीएम लेना नहीं आता, 1/30 आ रहा है प्लस 1/3 आ रहा है, तो भाई साहब इसका आप 30 × 3 कर दो, अगर आप पे समय नहीं है एलसीएम लेने का। ठीक है जी। एलसीएम लेने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम वाले सारे फ्रैक्शन हम अंधे होकर जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। जैसे अगर मुझे 1/3 प्लस 3/3 जोड़ना हो तो मैं आराम से लिख सकता हूं 4/3। एट द सेम टाइम अगर मुझे 1/3 प्लस 3/4 लिखना हो तो मैं फंसूंगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई साहब एलसीएम ले लिया 12। ठीक है। एलसीएम किसी पे नहीं लेना आता तो भाई साहब 3 × 4 कर दो, वो एलसीएम हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा बाद में काट पीट करके। हम इसका ना तो टेबल जानते, ना कुछ जानते, ना एलसीएम लेना जानते, तो हम तो सीधा क्या करते हैं, x + 4 × x - 7 को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। ठीक है। इसे मोबाइल के नीचे लगता है। डिनोमिनेटर बना दिया। नियम क्या है जो बच्चों को सिखाते हैं, पहले डिनोमिनेटर से इस प्रोडक्ट को भाग करते हैं, कट गया, क्या आया, x - 1 x - 7, x - 7 की और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई जो कि आ जाएगी x - 7, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद में जो निशान है वो लगा दिया। सिमिलर हम वहां तक करेंगे जब तक कि टर्म्स खत्म नहीं होते। दूसरा टर्म है x - 7 डिनोमिनेटर, इससे इसे कट जाएगा, ये आएगा × 1। सबसे पहली चीज ब्रैकेट का ध्यान रखें। यहां पे प्लस हो तो इग्नोर हो सकता है, भूल गए हो तो भी चल सकता है, माइनस है तो बिना ब्रैकेट्स के मत करना। अब आते हैं 11/30 पे। कई बच्चों ने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी होना ही नहीं है, पहले आप इसको छोटा कर लो, इसको छोटा करो तब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो नीचे। चलो इसको खोल देते हैं। x - 7 माइनस × प्लस माइनस x माइनस प्लस अपॉन, इसको भी कर दें x × x ठीक है जी भाई साहब, इज इक्वल टू 11/30। अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो गया, -7 -4 -11 बटे x² -3x इज इक्वल टू 11। एक और चीज आप देखें, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो देखो कैसा आएगा। देखो हमें बिल्कुल कीप इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखो। 11 की मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, लेकिन ऐसे करो अभी 11 × x² -3x। आपको टाइम तो बचाना है, लेकिन एक्यूरेसी का भी तो ध्यान रखना है। टाइम बचने के चक्कर में सवाल गलत हो गया तो क्या करोगे टाइम का। 30 की मल्टीप्लाई यहां पे 30 × 11। लेकिन मेरे बच्चों एक बात देखो, -11 माइनस है तो भाई साहब हम इसे ब्रैकेट का यूज करेंगे। एक बात देखो, यहां पे 11 का मल्टीप्लाई करने का औचित्य है क्या, 11 से 11 कट जाएगा। आप सोचो तो सही, क्यों कर रहे हो यहाँ पे, ये संख्या को बढ़ाने का प्रयास क्यों है तुम्हारा। तो भाई साहब हम ये करते हैं -3x -28, बहुत सिंपल, 30 × -11/11। 11 से 11 जब काटा तो -1 आया, तो हमारे पास में आ गया बराबर -30। डायरेक्ट करने की कुछ भी कोशिश मत करो। अब 30 को इधर ले आओ, x² -3x -28 प्लस, ठीक है, x² -3x + 2 इज इक्वल टू 2 के टुकड़े जोड़ के 3 आए। x कॉमन, -1 कॉमन, ठीक है। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आएगा। x - 2 कॉमन आ गया,
यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया -1 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और कोमा डाल के x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 2, x बराबर 1। ठीक है। जब हमने आपको ये कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर मुझे लगता है कि नोट वैलिड है तो नोट वैलिड यहाँ पे लिख दे, वैसे ही। लेकिन जब आप सवाल एग्जाम में करोगे तो आप कहोगे कि x कैन नोट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी आपको लगता है, इसलिए x इज इक्वल टू 1। यानी x का वैल्यू हम ये वाला नहीं ले सकते। अगर किसी पर्टिकुलर सवाल में है तो हमने x बराबर 1 ले लिया। अगर वो स्पीड है तो स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। पूरा लिखना है, ये यहीं पे नहीं छोड़ना। अगर ये सिर्फ वैल्यूज निकालवा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर स्पीड है, घंटे हैं, समय है, पता नहीं क्या क्या है, तो वहां पे वो डालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सवाल ठीक होगा। ठीक है। तो पहले सवाल में इतनी बड़ी कोई मुसीबत नहीं थी। आप अगर स्टेप को छोड़ने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे लेके डूबता है। हमने घटाने के उद्देश्य से आपको एपी की पहचान, एपी को डिटरमिन करने के लिए कहा था। बात समझ में आई? हमें पता था कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। 0.2, 0.22, 0.222। बात समझ में आई? अगर एक और होता 0.2222, तो यहां पे हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2। रफ कॉपी का प्रॉपर यूज होना था। 0.22 लिखना था और फिर लिखना था 0.2। इसके आगे के जीरो वैल्यू नहीं रखते, इसके आगे के जीरो वैल्यू नहीं रखते, तो 0.20 लिख दो, एक और जीरो लगा दो, एक और जीरो लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दशमलव के बाद में एकदम बाद जीरो लगना, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर फाइनली आपने उस वैल्यू के बाद में जीरो लगाए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर वो डेसिमल वाली संख्या ही नहीं है, 4 है, तो 4 के इधर कितने जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके राइट तरफ लगाने से बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। मां से घटना था, 2 में से 0 जाके 2, 2 में से 2 जाके 0। उसी तरीके से हमें तीसरी से दूसरी को घटाना था। 0.222 माइनस 0.22, एक और 0 लगा लो। ठीक है। 2 आया, 0 0, फिर 0.0.222, एक और 0 लगा। आपका अल्टीमेटली आंसर जाके अगर आपने गलत भी कर दिया तो आंसर तो आपका ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक पैमाना देख रखा है कि अगर डी सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, तो वो तो आपका सवाल ठीक हो गया तुक्केबाजी में। लेकिन अगर हम उद्देश्य देखें, जो एक टीचर का उद्देश्य था तुम्हारी सब्ट्रैक्शन को चेक करने का, उसमें तुम कंप्लीटली हो गए फेल, जिसने भी ये डायरेक्ट किया। 2.5 नंबर का क्वेश्चन दिया था मैंने, वैसे 2.5 का आने नहीं वाला, 1 का आएगा या आधे नंबर का, लेकिन फिर भी जितने भी नंबर का है वो तुमने अपनी गलती से 0 कर लिया। ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई है? yes, sir। मुझे अब तो समय नहीं है, खैर मुझे एक तो क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तीसरी एक्सरसाइज हो गई है 10 सवालों तक। कम से कम वहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो। आगे के 10 सवाल तुम अटेम्प्ट करना, समझाऊंगा मैं ही, लेकिन जितने भी तुम कर लोगे उतना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 9th में क्वाड्रिलेटरल का पूरा सिस्टम जो प्रॉपर्टी का है वो, और उसके 5 सवाल पहले प्लस एग्जाम्पल्स, पहले 5 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स हैं वो, अगर आपके ध्यान हो। 9th में एग्जाम्पल्स ध्यान है? एग्जाम्पल्स करवाए हैं पहले 9th में, वो बिल्कुल क्लियर हो।
उनकी एक एक चीज क्लियर हो कि ये कैसे कैसे आया है। लास्ट में तुम्हारी क्लास ऑफ करता हूं बाइसेक्शन से, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तुम्हारी हो गई है क्लास खत्म। किसी को पता है एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस को पता है? जल्दी से बताओ। 2 3, इन्हें भी नहीं पता? अरे हद हो गई है। अगर ये ए बी है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 बनाएगा, और ये बराबर हो गए। फिर इसमें क्या नहीं पता था? एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, और ये जो एल है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसमें एक चीज बस मुझे समझानी है लास्ट में कि अगर हम इसमें है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये है कितने का? 70 का, और ये भी 70 का है, और ये AC जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ए का भी और सी का भी। तो हम कह सकते हैं हाफ के बराबर, हाफ के बराबर। हाफ वाला जो सिस्टम है वही समझाना है कि अगर हम 100 पार्ट लें, जैसे मैंने यहाँ पे 70 लिया है, अगर हम 70 पूरा पार्ट लें तो उसका हाफ होगा 35, दोनों का जोड़ 70। अगर मैं पूरे की और एक एक पार्ट की ए ले लिया और ये सी ले लिया, इसकी इससे कंपैरिजन करूं, ये मैंने लिया x, तो x होगा 2a एंड 2c, यानी डबल होगा आधे आधे पार्ट का। और अगर मैं अलग अलग कंपैरिजन करूं तो a भी होगा हाफ x का, c भी होगा हाफ x का, और अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करूं तो a होगा c के बराबर। ये 3-4 चीजें बिल्कुल आपके क्लियर हो, क्योंकि ये संख्याओं में नहीं आती, ये अल्फाबेटिकली आती हैं आपके ज्योमेट्री में, और इसमें आपको लगती है दिक्कत। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर।